प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का अगला चैप्टर आवनियो, जो 9वां नंबर चैप्टर है। आज हम लोग इस चैप्टर के एक एक लाइन समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे कि ये चैप्टर आखिरकार क्या कह रहा है। ये चैप्टर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आवनियो क्या है, तो इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। और यदि इस बार आप पेपर देने वाले हो तो आपको भाई चैप्टर वाइज आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बार ये आप ये सोचते हो कि यार अंतिम समय में आएगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन देख लेंगे, उससे हो जाएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये गलत सोच रहे हैं। यदि आपको जीवन में बेहतर करना है, परीक्षा में बेहतर करना है, आपका सपना है रैंक लाने का, स्टेट रैंक लाने का, डिस्ट्रिक्ट रैंक लाने का, 400 450 नंबर लाने का, तो चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा। सो मैं आज आपको एक एक पॉइंट्स एक एक लाइन में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जल्दी से बताओ इस चैप्टर के लेखक का क्या नाम है। सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय जानेंगे, फिर आप अपना बुक जो है ना वो ओपन करके रख लो। एक एक पॉइंट्स में आपको समझाने वाला हूं, एक एक लाइन का अर्थ में बताऊंगा। सबसे पहले हम लेखक की परिचय के बारे में जानेंगे कि लेखक का परिचय क्या है। तो आप सबसे पहले आप ध्यान देना, इसके लेखक कौन है। तो आप कहिएगा सर इसके लेखक जो है ना उनका नाम है अशोक वाजपेयी। क्या नाम है? अशोक वाजपेयी जी हैं इनके लेखक। ठीक है, अब अशोक वाजपेयी के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कब हुई थी, क्या चीज। तो इनके जन्म के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी के नागर दुर्गपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था, जो कि 1941 ईस्वी में हुआ था 16 जनवरी के। कब? 16 जनवरी, ऐसा नहीं 26 जनवरी याद मत कर लेना, 16 जनवरी को। डन है? ठीक है मेरे दोस्त, ये बात याद रखेगा आप लोग। यस। मूल निवासी ये कहाँ के थे? तो मूल निवासी ये सागर मध्य प्रदेश के थे। अगर मूल निवासी की बात करते हैं यानी कि जहां इनका रहने का ठिकाना था, यानी कि हमेशा जैसे वो रहते थे, तो उनका मूल निवासी जो था वो मध्य प्रदेश था, सागर। पिता और माता का नाम, तो पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी और माता का नाम था निर्मला देवी। अब याद करना, निर्मला जो नाम है वो आपके बुक में 2 बार आया है। एक बार आया है जब आप बहादुर वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें लेखक की पत्नी का नाम निर्मला होता है। ये आप कंफ्यूज मत करिएगा, नहीं तो दोनों बार आप कंफ्यूजन करके आप गड़बड़ कर दीजिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। जो निर्मला नाम है, ये निर्मला नाम आपकी बुक में 2 बार आया है। एक बार तो ये आ रहा है कि अशोक वाजपेयी की माता का नाम निर्मला है, और एक याद करो जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था बहादुर वाला चैप्टर, उस वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा था कि लेखक की पत्नी का नाम जो था उस समय निर्मला था। ठीक है, ये बात पॉइंट्स एकदम एक करेक्ट याद करके रखना। ठीक है मेरे दोस्त, देख एक एक पॉइंट्स को समझते जाना। शिक्षा की बात करते हैं, इनकी शिक्षा कहां से हुई थी, कैसे हुई थी। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर, और फिर सागर विश्वविद्यालय से बीए, और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने इंग्लिश में एमए किया था। इन्होंने एमए तक की पढ़ाई किया, और एमए तक की पढ़ाई में इन्होंने एमए कहां से किया हुआ है? तो दिल्ली से किया हुआ है, और इंग्लिश में इन्होंने एमए किया है। ठीक है, ये दिल्ली से क्या किया हुआ है? एमए किए हुए हैं। अगर इनकी निधन की बात करते हैं यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु इनकी फिलहाल ही हुई थी 17 फरवरी 2014 ईस्वी की इनको मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु हुई इनकी? तो कहना है कि सर 17 फरवरी 2014 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और हमारा बर्थडे डेट जो है ना वह इस डेट को है, समझना इस चीज को। यस, है ना, 17 फरवरी को। करे कि मुख्य रचनाएं इनकी बात करते हैं तो याद करे करना, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वही। अशोक वाजपेयी जी को फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द वार्ड ऑफ क्रॉस 2004 में सम्मान मिल चुका है। इनको जो है ना 2004 ईस्वी में सम्मान दिया गया था, है ना, इनको सम्मान मिला था, सम्मान, तो इनको अवार्ड मिला था 2004 ईस्वी में। ये बात याद करके रखना। ठीक है, इतनी पॉइंट्स मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर है। यस, तो अब हम बढ़ेंगे चैप्टर की ओर और एक एक लाइन को समझेंगे। ठीक है, कि आवनियों के बारे में समझेंगे। अब देखिए ना आवनियों में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अगर आप बुक ओपन किए होंगे तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा, अपनी बुक में आप लिखा होगा, एक एक लाइन आप पढ़ते जाना अपने बुक के माध्यम से। ठीक है, देखो लिखा है कि आवनियो गया था, दक्षिण फ्रांस में रो नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। ये बात कौन कहते हैं? ये अशोक वाजपेयी जी कहते हैं। हिंदी में जब भी देखोगे कुछ ऐसा लॉजिक सा स्टार्ट कर दिया जाता, आप कंफ्यूज होते यार क्या कहना चाह रहा है ये, है ना, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यस, तो क्या कह रहे हैं? अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं कि आवनियो
अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं कि आवनियो गया था और दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। अगर कोई पूछे कि आवनियो है क्या, तो आप कहोगे कि दक्षिण फ्रांस में बसा हुआ एक नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना सा शहर है जिसका नाम आवनियो है, जहां कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग जो है ना समारोह हर वर्ष वहां पे होता है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई साहब आवनियो क्या था, तो आप कहना कि आवनियो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है जहां कुछ समय पहले पोप की राजधानी हुआ करती थी। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पोप की राजधानी कौन हुआ करती, तो आप कहना कि आवनियो। अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध जो है ना वो लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष यहां पे हुआ करता है। उस वर्ष वहां भारत के केंद्र में था। जब ये कब अशोक वाजपेयी जी जब गए हुए थे, इसका अर्थ समझते जाना एक एक लाइन को। जब अशोक वाजपेयी जी आवनियो गए थे उस समय उस बरस यानी कि उस समय वहां भारत केंद्र में था। पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्हें निमंत्रण भेजा गया था। जब महाभारत, ध्यान दीजिएगा, जब महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था ना, तो इनको निमंत्रण दिया गया था कि भाई आप भी आ जाना। अशोक वाजपेयी जी को कहा गया था देखिए आप भी यहाँ पे आप जरूर आइएगा, इसे यहाँ पे पधारने आप जरूर आइएगा, ठीक है, ऐसा बात इनको बोला गया था। पत्थरों की एक खदान में आवनियों से कुछ मिलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुत हुई थी। अच्छे अर्थों में महाकाव्यात्मक कुछ दिनों और ठहरा रहा था। कुमार गंधर्व आए थे और उन्हें एक आकर्षक के पुराने आवास में बड़े से आंगन में किया गया था। एक बंदिश भी याद है, ध्रुम 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 लता लता। इस समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते हैं। जब वहां पे ये चर्चाएं कर रहे हैं अशोक वाजपेयी जी, जब आवनियो गए थे कि आवनियो में गया था तो कहां था, क्या हुआ था वहां पे, ये सारी चीजें वो चर्चा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो समझा रहे हैं। रोन नदी के दूसरी ओर आवनियो के एक प्रमुख हिस्सा, आवनियो के एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। नाम है उसका क्या चीज, उसका नाम है विल्नो आवनियो। अब विल्नो आवनियो पूछा जाता है, भाई विल्नो आवनियो क्या है, ये आपके सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है अक्सर का कि भाई विल्नो आवनियो क्या है। तो आप कहिएगा कि जो आवनियो था उससे कुछ दूरी पर, यानी ये जो आवनियो था वहां पे जो रोन नदी थी, वो रोन नदी की दूसरी ओर आवनियो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है और जिसका नाम है विल्नो लावनियो, ठीक है। अर्थात आवनियो का नया गांव या फिर शायद कहना चाहिए नई बस्ती, यानी कि वो क्या था, एक्चुअली वो था एक नया गांव या फिर एक नया बस्ती के रूप में आप जान सकते हो कि या फिर वो एक नया बस्ती था। वहां दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो नया गांव बना हुआ था विल्नोवा, वो क्या था, तो दरअसल फ्रेंच और शासकों की पोप की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या बनाया गया था, किला बनाया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, इस बात को याद रखना मेरे दोस्त, समझ रहे हो। एक बार यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दो, और क्लास में जब आ जाते हो ना तो 100% पूरी तरीके से आप क्लास में बने रहा करो, ठीक है। जैसे कि आपको सीखने को, अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हो ना, देखो मेरा मानना यह है कि आप भले याद करो ना करो उसकी अलग बात है, लेकिन क्लास रेगुलर करना, उसे बस सुनते रहना, उससे बहुत सारी नॉलेज हो जाती है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। लेकिन आप सुनना नहीं पसंद करते हो, आप देखो शॉर्टकट तरीका अपनाते हो, यार जल्दी जल्दी मुझे ये चीजें हासिल हो जाए। भाई जल्दी में कुछ नहीं होता है, जल्दी में कुछ भी नहीं होता है, इस बात को याद रखना। उसी में कार्थिशियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना ला शत्रुज। उसी समय अगर बात कहते हैं मतलब उसी में कार्थियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना था जिसका नाम क्या था, ला शत्रुज। और यह भी पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई ला शत्रुज क्या है। यह अशोक वाजपेयी जी जब वहां पे गए हुए थे तो वह अशोक वाजपेयी जी सारी बातें कह रहे हैं। 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। अगर बात किया जाए कि 14वीं सदी तक, कब, तो 14वीं सदी तक फ्रेंच क्रांति तक उसका क्या होता है, धार्मिक उपयोग होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, सो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। क्रांति होने पर इस स्थान और उनकी
उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और उसमें रहने लगे। लेकिन हुआ क्या, साधारण लोगों ने उसमें क्या कर लिया भाई, अपना कब्जा कर लिया। जैसे मान लो, जैसे आजकल बाबू क्या होता है, अब देखोगे कि भाई साहब हमारे हर जमीन के पास में, गांव के पास में, किसी खेत के पास में एक गैर मजरूआ जमीन होता है ना, जो गवर्नमेंटेड जमीन होती है, उसमें लोग क्या करते हैं, अपना कब्जा कर लेते हैं। कुछ लोग उसमें अपना घर बनवा लेते हैं और रहने लगते हैं, उसको बोला जाता है भाई कब्जा कर लिए। लेकिन गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगा ना उसे हटा सकता है, ठीक है। चलो, इस सदी की शुरुआत में तो लासत्रुज के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीद कर उनका बहुत संवेदनशील और सुधर जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई हुई थी। जो उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र इन दोनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। उसी समय किया क्या गया, जब वो जमीन को, वो चीजें को खरीद लिया गया और खरीदने के बाद से उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। किसकी क्या की गई, एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र इन दोनों रंगमंच और लेखन से क्या है, अभी तक जुड़ा हुआ है ना। यस, रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक काम करने में बिताते हैं। अशोक वाजपेयी जी ये बात कहते हैं कि देखो यार, रंगकर्मी, जो भी रंगकर्मी है, यानी कि रंगकर्मी में जो भी यहाँ पे अपना काम करने वाले होते हैं, रंग संगीतकार जो होते हैं, अभिनेता जो होते हैं, यानी कि जो एक्टर होते हैं, जो हीरो होते हैं, जो नाटक करने वाले लोग होते हैं, सब लोग वहां पे आते हैं। आने के बाद से पुराने ईसाई जो संत है वहां पे उसके चैम्बर्स में जाते हैं, कुछ समय के लिए क्या कहते हैं, वहां पे अपने रह करके शायद समय बिताते हैं और वहां पे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। दो कमरों के चैम्बर सुसज्जित हैं, उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है। उसमें जो लगा हुआ फर्नीचर है वो 14वीं सदी में जो वो होता था, वो उसी तरीके से उसमें लगा हुआ है। पर सर्वदा आधुनिक रसोई और नहानघर है। एक आधुनिक संगीत व्यवस्था भी है। अब देखो ये जितना वहां पे उसकी ढांचा है ना, ये उस तरीके से उसकी ढांचा को बताया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वहां पे जो भी व्यवस्थाएं थी, वहां पे वो व्यवस्थाएं को अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं कि देखो वहां पे सर्वदा आधुनिक रसोई घर है, यानी कि जो किचन है वो है, स्नान घर है, वहां पे नहाने के लिए भी चीजें हैं। कह रहे कि एक आधुनिक संगीत व्यवस्था भी है वहां पे। चैम्बर्स के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं, पर पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी है। वहां पे जो भी उसकी बनावट है वो अशोक वाजपेयी जी क्या कर रहे हैं, उस बनावट को बता रहा है कि भाई देखो वहां पे ये रसोई घर भी है, वहां पे 14वीं सदी जैसा क्या है, वहां पे जो फर्नीचर है, चेयर वगैरह, जो भी कुर्सी वगैरह वो लगाए गए हैं। यहाँ पे स्नान घर है, रसोईया घर है, सब चीज है। पिछू आंगन भी है, इसमें पिछवाड़े भी है, पिछवाड़े में एक दरवाजा भी है। कितना मस्त चीज है ना, एकदम आराम आराम से समझ में आता जा रहा है। वैसे कहानियां कहते जा रहे हैं। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। अब देखो सप्ताह के 5वें दिन में होता क्या है कि भाई सप्ताह के 5वें दिन में, 5वां दिन जब भी पड़ता सप्ताह का, वहां पे क्या कराया जाता है, सप्ताह जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आपके बृहस्पतिवार और कब शुक्रवार, इस तरीके से जो 5वां दिन आता है वहां पे सबको शाम को भोजन कराया जाता है। वहां पे उसकी सुविधा है। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से जहां चाहे वहां अपने चैम्बर्स में खुद बना करके दिन में औसतन 50 सैलानी हर जगह देखने आते हैं और यह था बेहद शांत और निवर स्थान है। कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे अगर उस दिन तो ये चीजें होती है भाई साहब, सप्ताह के 5वें दिन पे ये कार्य होता है। और यदि उसके बाद से बात किया तो अपने चैम्बर में जहां मन करे वहां अपने जो भी नाश्ता है, दोपहर का भोजन है, वो सब कुछ आप वहां पे कर सकते हो। विल्लव एक छोटा सा गांव है जहां एक पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, कई रेस्तारा और बार आदि हैं। आबनियों और आसपास के अन्य शहरों कस्बों से बसा व्यवस्था क्या है वहां पे सुबल है। जो वहां पे ये बात कह रहा है विल्ना अबनियो है ना, विल्नव
विल्नो जो है ना वो यहाँ पे एक छोटा सा गांव जैसे बताया गया, क्या तो छोटा सा गांव है या फिर कह सकते हो छोटा सा बस्ती है। वहां पे क्या है, कुछ किताबें की दुकान है वहां पे, कुछ डिपार्टमेंटल भी है ना, स्टोर भी है, कब्रगाह भी है। इस तरीके की वहां पे व्यवस्थाएं देखने को मिली थी। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला सत्रुज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था। अब ये आप अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं, देखो मुझे फ्रेंच की जो सरकार थी उनके सौजन्य से मुझे ला सत्रुज में रह करके कुछ काम करने का न्योता, मतलब मुझे बुलाया गया था वहां पे कि मुझे पिछली और ये न्योता मुझे पिछली गर्मियों में ही दी गई थी, तब नहीं जा पाया था। लेकिन उस समय अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं देखा यार उस समय मेरा टाइम नहीं था या फिर जो भी कुछ हो सकता है, मैं उस समय नहीं गया पाया था, हो सकता है कोई रीजन होगा। वो अवधि 1 महीने की थी पर इतना समय निकालना कठिन था। वो कह रहे हैं कि लगभग मुझे वहां पे 1 महीने को बोला गया था रहने के लिए, लेकिन मुझे वहां पे इतना दिन रहना मुझे उतना संभव नहीं था। सो कुछ 19 दिन वहां रहा 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आबनियों में अशोक वाजपेयी जी कितने दिन तक रहे थे, तो आप क्या कहोगे, वहां पे लगभग 24 दिन तक 19 दिन तक उन्होंने रहे थे। जो कब से कब तक थे, तो 24 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक उन्होंने रहे थे 1994 ईस्वी में। ठीक है, वो दोपहर तक रहे। अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टिप्स भर करके लेके गए थे। अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं कि देखो जब मैं गया था उस दिन, जब 19 दिन वहां पे रहा, उस समय मैं अपने साथ क्या क्या लेके गए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक वाजपेयी जी यानी कि लेखक आबनियो चैप्टर में क्या क्या लेके गए थे साथ में। तो हिंदी का टाइपराइटर लेकर गए थे, 3-4 पुस्तकें भी लेके गए थे, कुछ संगीत के टेप्स भर भी करके लेकर आई, सुनेंगे आराम से मजे मजे में। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्राय कुछ और करने की कोई विशेषता न होने का जीवन में यह पहला ही अवसर था। इतने निपट एकांत में रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अकेले रहना सबकी बस की बात नहीं होती है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी घटना है 2019 की। 2019 की घटना है जब मेरा इंटर का पेपर समाप्त हुआ था और उसके बाद से मैं पटना गया था पढ़ने के लिए गया था। तो मेरा कोई सहपाठी नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे साथ रहने वाले जितने भी, मतलब मैं जिसके साथ पढ़ाई करता था, कुछ बच्चे, हम ऐसे गरीब परिवार, ऐसे गांव, ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे कुछ बच्चे तो या तो पढ़ना छोड़ देते हैं या फिर काम करना शुरू कर देते हैं। हमारी भी स्थिति वही थी। मजबूरन मैंने जबरदस्ती जो मुझे 10th में पैसा मिला था उससे इकट्ठा करके मैंने सोचा था मैं जाऊंगा और वहां पे होम ट्यूशन लेकर के मेरे जो भी जहां तक है मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊंगा। और मेरा जो एग्जाम होता है मेरिट लिस्ट में मैंने निकला हुआ था, तो मेरा यूनिवर्सिटी, मतलब मेरा एग्जाम यूनिवर्सिटी में जो भी है एडमिशन हो गया था, कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया था। तो पैसा नहीं लगता था, पैसा मतलब ना के बराबर वही 1000, 2000, 3000 के रुपए जब आप एग्जाम निकाल लेते हो कहीं ना, तो पैसा नहीं लगता है। वही आपका जो भी वो होता है एग्जाम फी हो गए, एडमिशन थोड़ा चार्ज हो गए, थोड़ा सा जो भी है एंट्री वगैरह का, यही सब चार्ज लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगता। तो मेरा भी यही था, तो मैंने सोचा चलो एग्जाम निकल ही गया मेरा, पैसा तो लगेगा नहीं, बस रहने खाने का लगेगा, तो उसकी व्यवस्थाएं क्या कर लेंगे, उसकी व्यवस्थाएं हम कर लेंगे। लेकिन जाने के उससे स्थिति मेरी हुई मुझे वहां पे, तो इसलिए मैं अकेला हो गया था और अकेला रह रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद से वह स्थिति इतनी बुरी हुई कि मुझे वो छोड़ करके भी आना पड़ गया था। ठीक है मेरे भाई, चलो। ठीक है मेरे भाई, चलो। तो आगे बात कर, हाँ, तो उस समय मेरी स्थिति क्या थी कि भाई साहब वहां पे ऐसी स्थिति हुई कि मुझे वहां से भी छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि ना पैसे की व्यवस्था ना हो और कोई और चीज ना हो, तो फिर सब क्या ही कर सकते हो, छोड़ना पड़ा। और वहां पे मुझे अकेला, और अकेला रहना बहुत दर्दनाक चीज होता है यार, ना किसी से बोलना, ना किसी से बात करने वाला हो। और पटना जैसे शहर में मैं रहता था, तो पटना जैसे शहर में किससे बोलोगे। हाँ, कॉलेज जब जाते थे उसमें बातें होती थी, फिर रूम पे आओ तो बस वही हो गई काम, शांत रहना। तो इनका भी वही था कि यार वहां पे पहली बार था और उनका पहला बार अनुभव था, और अकेले रहने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। वो अच्छी भी चीज है कि जिंदगी को बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है। जब भी मेरा मन नहीं लगता, मैं रेलवे स्टेशन पे बैठता था, पटना साहिब एक है वहां पे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मैं 4-4 घंटा, 6-6 घंटा, 10-10 घंटा मैं जब टेंशन में होता था वहां पे निकल जाता था, बैठ जाता था, सोचते रहता था। ट्रेन आती थी, जाती थी, लोग उतरते थे, जाते थे, उनसे कुछ सीखता था। बहुत सारी घटनाएं साथ में होती है और देखने को मिलता है। कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27
27 गद्य रचनाएं लिखी। अशोक बाजपेयी जी कह रहे हैं कि मैंने 19 दिन वहां पे रहे और 19 दिन में ही 45 कविताएं उन्होंने लिख दी। बाप रे, गजब हाल है यार। यार 45 दिन में, ये सॉरी 19 दिन में 45 कविताएं, उसके साथ साथ 27 गद्य भी लिख दी। सोचो कि अशोक बाजपेयी जी कितने टैलेंटेड इंसान है यार। अगर हम लोगों को कह दिया जाए कि एक दिन में एक कविता भी लिखो ना, तो वो नहीं हो सकता, 10 दिन में भी नहीं बनेगा हम लोगों से। सोचो इन्होंने 19 दिन में 45 को कविता लिख दी है, 27 गद्य रचनाएं लिख ली है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आबनियो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है, और ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि आबनियो फ्रांस का एक देश रहा है या फिर क्या रहा है, तो आप कहिएगा कि प्रमुख कला केंद्र रहा है। ठीक है, इसको फेंक देना भाई। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है द मादामोजेल दावनियो। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है क्या चीज? ल मादामोजेल दावनियो। कभी अति यथार्थवादी कवित्री आंद्रे बेता, रेनेसा और पाल अलुआर ने मिल करके लगभग 30 संयुक्त कविताएं आबनियो में साथ रह करके लिखी थी। वो लोग भी लिखे थे लगभग 30 कविताएं। ला सत्रुज के निदेशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी तो उन्हें इतनी अल्पावधि में इतने काम पर अचरज हुआ। भाई मुझे भी अचरज हो है, कोई 19 दिन में 45 कविताएं कैसे लिख सकता है? अब लिखने का मतलब कहीं देख के तो लिखना नहीं है, सोच सोच के लिखना है। और सोचो कि हम लोग को दे दिया जाए कि 45 कविताएं लिखनी है, तुम्हें देख करके भी लिखना है ना, तब मन नहीं करता है, अरे यार क्या लिखा। सोचो वो इंसान कैसे थे। उनके साथ साथ 19 ये भी लिख दिए थे, गद्य रचनाएं भी लिख दिए थे। अचरज मुझे भी कम नहीं है। वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान, दिनों और रातें थी भय, पवित्र और आशिष्ट से भरी हुई। यह पुस्तक उन सब की स्मृति दस्तावेज है। आबनियों को उसी के एक मठ में रह करके लिखी गई कवि प्रेरित भी। हर जगह हम कुछ पाते, बहुत सा गंवाते। ला सत्रुज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है, और जो गंवाया उसकी गहरी पीड़ा भी है। अशोक बाजपेयी जी कह रहे हैं कि जब हम ला सत्रुज में थे और वहां पे रह करके जो हमने लिखा, जो हमने कुछ पाया, कुछ वहां पे खोया। जो पाया उसके लिए तो भाई साहब मैं बहुत बड़ा ये हूं, और लेकिन जो खोया उसके लिए दर्द पीड़ा भी मुझे अंदर बहुत ज्यादा है। आगे कह रहे हैं कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। एक बहुत सुंदर सा ये है, आप लिखा गया था पंक्ति लाइन कविता, उसमें लिखे थे प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। क्या लिखा गया? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। उन्होंने लिखा कि किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। रेसा झिरते हुए, सिरा सिरा झिलते हुए प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर। मेह गिरता है, सूखी पत्तियां, धूप गिरती है आवाजें, भाय भाय करता रात का बीबान, और अंधेरा अपने अभेद हृदय में कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। हर सपने भूरी पहेलियां, पीला पड़ता समय, झिलती भाषा आदि अंधेरा, सब गिरता है पत्थरों को। पर अपलक बाट ओढ़ते एक बेहंदी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर। बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर। बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर। बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। कह रहे हैं कि किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर? ऐसे देखा जाता है कि हमेशा उसके ऊपर धूल, कण, बारिश सब कुछ, वो ना पसीजता है ना कुछ होता है। धूप हो, आंधी हो, पत्थर गिरे, पेड़ की पत्तियां गिरे, कुछ भी हो, लेकिन वो प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। किसकी करते हैं प्रतीक्षा पत्थर? ये बातें वो सोच रहे हैं और लिख रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि भाई भाई करता रात का बीबान। कह रहा है कि रात में जब सुनसान होती है तो ऐसा लगता है कि कोई आवाज कोई चीख रही है, और उस समय भी ये बिना झुके अपने अभेद हृदय में कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। जो पत्थर है वो प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। और इस पे इन्होंने एक बहुत सुंदर सी कविता उन्होंने लिखी थी। नदी के किनारे भी नदी है। ये गद्य बहुत प्यारा है, बहुत बहुत सुंदर है यार। हम लोगों के जीवन में, आपके जीवन में इसकी योगदान जरूरी है। उसको पढ़ना, इसको समझना, इसको जानना बहुत जरूरी है आपके हमारे जीवन में इस चीज की। कह रहे कि नदी के किनारे भी नदी है। देखो भाई, टाइटल भी जो देते थे ना पहले के लोग, सच में यार इतनी अद्भुत देते थे ना, इतनी अद्भुत ना, मैं क्या ही कह सकता हूं। लिखा गया कि यहां पास में ही रोन नदी है।
इस तरह विलना और दूसरी ओर अविनियो। अभी नहीं, पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे थे। कह रहे हैं कि अशोक वाजपेयी थे कि अभी नहीं, बहुत दिन पहले हम वहां पे बैठे थे किनारे, और देखना यार नदी के किनारे और ट्रेन के स्टेशन पर, मतलब स्टेशन पे यार कभी भी मौका मिले ना तो 2-4 घंटे जरूर बिताना। बहुत कुछ सीखने को मिलती है नदी के किनारे बैठ करके। जब बैठते हो ना, एक अलग सी अनुभूति, एक अलग सी ज्ञान मतलब मिलती है। जब ट्रेन आती है जाती है, वहां पे बैठते हो, शहर में जाते हो, किसी शांत जगह पे बैठ करके देखते हो, लोग आते हैं लोग जाते हैं, कभी किसी के लिए भाग रहा है, कभी ट्रेन छूटने वाली वो लोग भाग रहा है, कभी ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे ऐसे कथा, ऐसे ऐसे उनके साथ गुजरा होता है, वो अपनी कहानियां सुनाते हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खुश है, कोई मिल रहा है, कोई जा रहा है। मतलब जिंदगी की हर एक चीज वहां पे देखने को मिलती है स्टेशन पे। और अगर नदी के किनारे तुम बैठ जाओ तो वहां पे बहुत कुछ सुनने सीखने को मिलती है, बहुत कुछ। नदी के पानी धारा एकदम बहती है, ऐसा लगता है कि आप धारा के साथ बहते जा रहे हो, बहते जा रहे हो, है ना। चलो, तो वही लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर जल प्रवाह को एकटक देखते रहो तो तट पर बैठे तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। कई बार ऐसा होता है, कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि नदी के तट पर जब बैठ जाएंगे तो बैठने के बाद ऐसा लगता है कि भाई हम जब नदी को एकटक देखते रहना एकदम लगातार, जब उसकी पानी बह रही है, उसकी लहरें बह रही है, उसको एकटक देखते रहना, तो ऐसा लगता है कि भाई नदी तो स्थिर है लेकिन हम उसके साथ बह रहे हैं, मतलब जो धरातल है, जो धरती है, वही बह रही है। ट्रेन को जब देखते हैं ना, ट्रेन से या बस से जब झांकते हैं तो क्या लगता है कि भाई साहब हम तो बैठे हैं लेकिन पेड़वा पीछे भाग रहा है। ऐसा लगता है ना, लगता है कि पेड़ भाग रहा है, कोई व्यक्ति पीछे भाग रहा है, दौड़ के तेजी से चल रहा है, ऐसे गोल गोल दुनिया नाच रही है, लेकिन आप चल रहे होते वास्तव में। समझ रहे हो, नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कई बार नदी स्थिर होती है, कभी कह रहे हैं कि भाई कभी ऐसा लगता है कि नदी के तट के साथ तट बह रहा है तो हम भी बहते चले जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि नदी स्थिर है, हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना, नदी होना। विनोद कुमार शुक्ल अपनी कविता में नदी चेहरा लोगों की मिलने जाने की बात करते हैं। अब विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, बहुत सुंदर। इनको ये रचनाएं उनको विनोद कुमार शुक्ल जी की इनको रचना याद आती है और कहते हैं कि यार विनोद कुमार शुक्ल जी एक लिखे थे, नदी चेहरा लोगो, वो लिखे थे, वो इनको याद आती है। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते। हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के लिए नदी के किनारे जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ दिनों के लिए हम कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो नदी के किनारे नहीं रहते हैं वही सिर्फ नदी चेहरा होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कुछ समय के लिए भी, ज्यादा समय नहीं, कुछ समय के लिए भी हम आकर के वहां पे रहे तो हम भी नदी चेहरा हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है, कभी भी नदी केहू को अनदेखा करेला हो ना, कभी भी किसी को नदी अनदेखा नहीं करती है। वह सबको भिगो देती है, सबको भिगो देती है, किसी को नहीं छोड़ती है, अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। नदी के सामने ही कविताएं सदियों से हमारे साथ रही है, उसमें न जाने कहां कहां से जल आकर मिलते हैं और विलीन होते रहते हैं। वह सागर में समाहित होती रहती है हर दिन ही, पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी न जाने कहां से कैसी कैसी बिंबलाएं, शब्द, भंगिमाएं, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर के मिलती है और तदाकार होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे कविता शब्द रिक्त नहीं होती है। जैसे कह रहे हैं कि नदी का जल जैसे कि खाली नहीं रहता है, रिक्त नहीं रहता है, उसी तरीके से कविताएं भी खाली रिक्त नहीं रहती है। कौन कहते हैं? अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि न नदी के किनारे न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुलेपन में हो गए तो हम उसकी अभिभूति से बच नहीं सकते हैं और नदी कविता में हम पर बस ही शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है, वैसे ही चेहरों पर कविता की चमक आ जाती है। कह रहे हैं कि अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं कि यार देखो, जिस तरीके से नदी के किनारे अगर हम बैठेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि नदी हमें भिगो रही है, नदी के साथ हम भी बहते चले जा रहे हैं, नदी में एकदम भिगो रहे, एकदम डूब गए हैं। वैसा ही कविता होती है। अगर कविता दिल से अगर पढ़ रहे हो और वो समझ में आ रहा है तो एकदम आप डूबते चले जाते हो।
उसी में मग्न हो जाते हैं। कुछ ऐसे ऐसे कविताएं होती है जब पढ़ते हैं तो मजा आ जाता है ना, मजा आ जाता है। एक बहुत ही प्यारा सा कविता थी, मैं तीसरी क्लास में जब पढ़ता था, शायद मुझे आज भी याद है। वो कविता थी, वो कविता क्या थी कि वो फूल का कविता था कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, हे वनमाली मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ पर जाए बीरो अनेक। फूल कहता है कि देखो यार, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा ये नहीं है कि तुम मुझे किसी प्रेमी के जोड़े के ऊपर तुम मुझे माला बना करके तुम डालो। प्रेमी की इच्छा ही नहीं कि शिव के ऊपर तुम डालो, भगवान के ऊपर तुम डालो। कभी भी फूल पुष्प नहीं कहता है, पुष्प ये नहीं कहता मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। वह कहता नहीं है कि मैं नहीं जाऊं, वो कहता है कि देखो उसकी देखो इच्छाएं क्या है, पुष्प की क्या इच्छा है। वो कहता है कि हे माली, हे वनमाली मुझे तोड़ लेना और तोड़ करके उस पथ पर तुम फेंक देना, जिस पथ पे, जिस पथ से होते हुए वीर अनेक जा रहे हैं, अपने देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, उसके पथ पे फेंकना। उसके पैरों में जो कांटे चुभते हैं वो कांटे ना चुभे, वो हम वहां पे रहें और उनके पैरों की रक्षा कर सके, वो पुष्प कहता है। ऐसी ऐसी जब कविताएं हम पढ़ते हैं तो मन गदगद हो जाता है, उसी में हम डूब जाते हैं। एक और कविता था, 5वीं क्लास में, शायद 5वीं या 6ठी क्लास में था, कि यह कदम का पेड़ अगर ना होता यमुना तीरे, मैं भी इस पे बैठ कन्हैया, ये था, मुझे थोड़ा सा ज्यादा याद नहीं आ रहा। इस तरीके की कविताएं थी, बहुत आनंद आता था। और उस समय की कविताएं आज भी हमें जब आती है सामने ना, तब पढ़ने में बड़ा मजा आता है। कभी पढ़े हो ये कविता है? ये कविता कैसा था भाई, एक बार मैं थोड़ा सा सर्च करके पढ़ना चाहूंगा। कविता का नाम क्या था? ये कदम का पेड़, बहुत सुंदर सा कविता था। ये कविता था, लाना चाहूंगा मैं। ये कविता था कि यह कदम का पेड़ अगर मां होते यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले दे देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीचे डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे में मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बसी के वंशी के स्वर में मैं तुम्हें बुलाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं, बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, तुम आंचल फैलाकर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हें फैले आंचल के नीचे छुप जाता, तुम घबराकर आंख खोलती पर मां खुश हो जाती, जब तुमने मुन्ना राजा को गोदी में पाती, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर मां होता यमुना तीरे, यह कदम का पेड़ अगर मां होता यमुना तीरे। इस तरीके की जो कविताएं हैं, वाकई में जब कविता को पढ़ा जाता है ना तो दिल झकझोर देता है ना। कितना सुंदर सी कविताएं जब चलती है ना, जब पढ़ते हैं तो मजा आ जाता है, उसी में डूब जाते हैं। तो यही अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं यह बात, ठीक है। निरंतरता नदी और कविता दोनों हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो उतर हो सकता है जैसी तुम कविता हो। अगर कहे जाए कि कैसी तुम नदी हो, तो नदी कहती है कि जैसी तुम कविता हो। वैसे ही हम भी हैं, तो कविता और ये कुछ सब क्वेश्चन पूछा था, कविता और नदी में क्या समानता, ये कौन, अशोक वाजपेयी जी बताए हैं, लेखक ने कविता और नदी में क्या समानता बताए हैं। तो ये आपके चैप्टर वाकई बहुत लाजवाब है, बहुत सुंदर है। अब ये आपके पूरे चैप्टर समाप्त हो गया। एक एक लाइन आपने इसको देखा, इसका अर्थ समझा, इसके बारे में जाना। अब इसका बचता है सिर्फ क्वेश्चन आंसर, कि भाई इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ो,
इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ो, तो वो दहाड़ वाली सीरीज जो मैंने लेकर के आई हुई है उसमें आप देख रहे हो, उसका रिवीजन कर लो, अपनी तैयारी कर लो। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा कुछ तो लंबा था नहीं, लगभग आधे घंटे के अंदर खत्म हो गया, लेकिन आधे घंटे में ही आपने बहुत कुछ सीखा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मैं आपको बिना मतलब की चीजें को लेके आऊं और 2 घंटे लेके आऊं, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे देखोगे, ऐसा कुछ नहीं। आप आधे घंटे में यदि खत्म हो रहा तो आधे घंटे में खत्म कर लो, 1 घंटे में खत्म, क्योंकि देखो टाइम की महत्व आपको बहुत जरूरी है। यदि टाइम की महत्व यदि आप नहीं समझते हो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो चीज को? यस। तो अब जरूरत है इस चैप्टर को, और इसके पहले हाँ, जो भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चैप्टर को बहुत प्यार से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो थैंक यू मेरे दोस्त, आप इस क्लास में जुड़े, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। मैं मिलूंगा अगले वाले सेशन में, अगले वाले क्लास में आपके साथ। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।